विद्यार्थियों, आज हम ये भाग प्रथम के चौथी यूनिट के अंतर्गत आभास लगान, अर्ध लगान अथवा क्वोशिएंट का अध्ययन करेंगे। बहुत लंबे समय पश्चात वापस हम ऑनलाइन मिल रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन की पालना के तहत ऑफलाइन क्लासेस बंद हो चुकी है और अब हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से मिलेंगे। तो जो आभास लगान या अर्ध लगान का विचार है, ये दो अलग अलग विचारों में इसे बांटा जा सकता है, जिसमें सबसे पहले हम ले सकते हैं प्रोफेसर मार्शल के विचार। आभास लगान की जो धारणा है उसका प्रतिपादन है प्रोफेसर मार्शल ने किया था, और मार्शल ने बताया कि जिस प्रकार भूमि की पूर्ति स्थिर एवं बेलोचदार होने के कारण हमें भूमि पर लगान प्राप्त होता है, इसी प्रकार से उत्पत्ति के अन्य साधनों को भी अल्पकाल में उनकी पूर्ति की स्थिरता के तत्व के कारण लगान प्राप्त हो सकता है। भूमि तथा उत्पत्ति के अन्य साधनों में केवल इतना अंतर है कि भूमि की पूर्ति सदैव के लिए स्थिर एवं निश्चित होती है, जबकि उत्पत्ति के अन्य साधनों की पूर्ति केवल अल्पकाल में ही स्थिर होती है। तो दीर्घकाल में तो इसकी पूर्ति को मांग के अनुसार घटाया और बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अल्पकाल में भूमि के अतिरिक्त उत्पत्ति के जितने भी अन्य साधन हैं, उनकी पूर्ति सीमित होने के कारण जो अतिरिक्त आय प्राप्त होती है वही आभास लगान है। तो प्रोफेसर मार्शल के विचारों से हमें पता चलता है कि भूमि की पूर्ति स्थिर है, अन्य साधनों की पूर्ति अल्पकाल में स्थिर है और दीर्घकाल में स्थिर नहीं है। इसी कारण से आभास लगान या लगान प्राप्त होता है। प्रोफेसर मार्शल परिभाषा के रूप में कहते हैं कि आभास लगान उस अतिरिक्त आय को कहते हैं जो उत्पादन के मानव निर्मित साधनों को पूर्ति के अल्पकाल में सीमित होने के कारण प्राप्त होती है। जैसे एक उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि किसी शहर में मकानों की मांग एकदम से बढ़ जाए तो मकान मालिकों को प्राप्त होने वाला किराया मकानों की पूर्ति अल्पकाल में सीमित होने के कारण हम मान लेते हैं कि 100 रुपये से बढ़कर 150 रुपये हो जाए, तो अल्पकाल में जो 50 रुपये की अतिरिक्त आय प्राप्त होती है, मार्शल के अनुसार यही आभास लगान है। आभास लगान जो है एक अल्पकालीन धारणा है, क्योंकि ये एक अस्थायी आय है, पर जब नए मकानों के निर्माण व मरम्मत से मकानों की पूर्ति मांग के अनुरूप हो जाएगी, जैसे कि दीर्घकाल में, तो मकान किराया पुनः सामान्य 100 रुपये हो जाएगा और इस पर किसी प्रकार की अतिरिक्त आय प्राप्त नहीं होगी, तो आभास लगान अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में दीर्घकाल में आभास लगान समाप्त हो जाता है। मार्शल ने आभास लगान को एक अन्य दूसरे अर्थ में भी प्रस्तुत किया था, तथा उनके अनुसार मजदूरी तथा लाभ में भी आभास लगान का अंश होता है, यानी मजदूरी और लाभ में भी आभास लगान का अंश पाया जा सकता है। व्यक्ति की आय का वह भाग जो उसे अर्जित व्यक्तिगत गुणों के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है, आभास लगान कहा जा सकता है। अर्जित व्यक्तिगत गुणों का अभिप्राय उन गुणों से होता है जो मानव के प्रशिक्षण व पूंजी विनियोग के कारण अर्जित होते हैं। इसी प्रकार से मार्शल के अनुसार मजदूर तथा साहसी अपनी अत्यधिक प्राकृतिक योग्यता के कारण जो अतिरिक्त आय अर्जित करते हैं, उसे इसलिए आभास लगान कहा जाता है क्योंकि वह आय भी भूमि की भांति ही भेदात्मक लाभ है, यानी अत्यधिक प्राकृतिक योग्यता के कारण, उसकी विशिष्ट गुणों के कारण। जैसे कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी है तो उसको जो आय प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि मार्शल ने लगान के विचार को अधिक व्यापक बनाने का प्रयास किया था और कहा कि भूमि का लगान भी अपने में एक पृथक वस्तु नहीं है, बल्कि वह बड़ी जाति की एक मुख्य उपजाति है। तो मात्र एक भूमि पर ही लगान प्राप्त नहीं होता है, अन्य साधनों पर भी लगान प्राप्त होता है। इसी प्रकार से प्रोफेसर मार्शल के पश्चात में आधुनिक विचार, जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने भी अपने विचार दिए हैं। और आधुनिक अर्थशास्त्री आभास लगान के बारे में एक मत नहीं है। प्रोफेसर लेफ्टविच जो हैं वो आभास लगान शब्द का लगान विश्लेषण में प्रयोग ही पसंद नहीं करते हैं, फिर भी अधिकांश जो अर्थशास्त्री है इसके प्रयोग को महत्वपूर्ण मानते हैं। आभास लगान के संबंध में जो सबसे अधिक प्रचलित मत है, उसके अनुसार जो आभास लगान है वो कुल आय तथा परिवर्तनशील लागत के बीच का अंतर होता है। तो आधुनिक विचार के अनुसार कुल आभास लगान TR माइनस TVC होगा, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट।
और दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत आभास लगान समाप्त हो जाता है, क्योंकि सब लागतें परिवर्तनशील हो जाती है तथा जो कुल आगम होता है वह कुल परिवर्तनशील लागत के बराबर हो जाता है। इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि प्रति इकाई आभास लगान औसत आय एवं औसत परिवर्तनशील लागत के अंतर के बराबर होता है। तो जो प्रति इकाई आभास लगान है वो होगा AR माइनस ABC। इसको हम एक रेखा चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। और दीर्घकाल में, जैसा कि मैंने पूर्व में ही बता दिया है, कि पूर्ण प्रतियोगिता में आभास लगान शून्य हो जाता है। ये जो रेखा चित्र आपके सामने, इस रेखा चित्र को ध्यान से देखें। इसमें SMC फर्म की अल्पकालीन सीमांत लागत है जो लाल कलर से दिखाई हुई है। SAC अल्पकालीन औसत लागत है जो ब्लैक कलर से दिखाई हुई है, तथा SAVC यानी शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अल्पकालीन औसत परिवर्तनशील लागत बताई गई है, जो आपको ब्लैक कलर से दिखाई गई है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के जो संतुलन की स्थिति है वो वहां पर होती है जहां पर MR बराबर MC होती है। ये हम पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। तो अगर P1 कीमत पर फर्म की जो उत्पादन की मात्रा है वो OQ होती है, जैसे ये देखिए P1 जब कीमत होती है तो OQ1 उत्पादन की मात्रा होती है, और ये A बिंदु पर A बराबर SVC, ये देखिए A बिंदु पर है, यहाँ पर SAVC और AR भी बराबर होते हैं। तो जब कीमत बढ़ करके P2 हो जाए तो फर्म का साम्य का उत्पादन जो है, अगर फर्म का ये P2 हो जाती है तो साम्य का उत्पादन जो है वो भी OQ2 हो जाता है, और फर्म को BF, ये देखिए ये जो BF दूरी है, BF के बराबर प्रति इकाई आभास लगान प्राप्त होता है, क्योंकि ये BF क्या है, SAC और SAVC के बीच का अंतर है, या AR और SAVC के बीच का अंतर है। और यहाँ पर जो कुल आभास लगान है वो आपको प्राप्त होगा GFB P2 क्षेत्र के बराबर। ये देखिए यहाँ एक G बिंदु है P1 के ऊपर, GFB और P2 क्षेत्र के बराबर प्राप्त होगा। यहाँ जो है आभास लगान जो है वो स्थिर लागत के बराबर है। जब कीमत बढ़कर के P2 हो जाती है या P3 हो जाती है तो फर्म का जो संतुलन है वो उत्पादन की OQ3 मात्रा पर C बिंदु पर होता है। ये देखिए जैसे ही P3 हो जाती है तो ये Q3 हो जाएगा उत्पादन। यहाँ जो प्रति इकाई आभास लगान है वो AR माइनस ABC बराबर CE के बराबर होता है, ये CE के बराबर होगा। तथा जो कुल आभास लगान है यहाँ पर HEC P3 के बराबर होगा। देखिए यहाँ पर ये H, ये E, ये C और ये P3 क्षेत्र जो है इसके बराबर यहाँ पर आभास लगान प्राप्त होगा। तो प्रति इकाई आभास लगान के दो भाग हैं यहाँ पर। देखिए एक तो CD भाग है तथा एक DE भाग है, ये CD भाग और फिर DE भाग। CD जो है वो लाभ को दिखाता है, जबकि DE जो है वो प्रति इकाई स्थिर लागत को दिखाता है। जो D और E देखिए SAC और SAVC के बीच का अंतर है, यानी SAC में AVC और AFC दोनों ही शामिल होते हैं। तो यहाँ पर SAC और AVC के जो बीच का अंतर है वो हमें स्थिर लागत को बताता है। तो यहाँ DE स्थिर लागत है और CD लाभ है। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट होता है कि आभास लगान जो है स्थिर लागत से अधिक, कम या बराबर हो सकता है। जब फर्म का आभास लगान स्थिर लागत से अधिक होता है तो फर्म को लाभ प्राप्त होता है, जबकि आभास लगान स्थिर लागत से कम होने पर फर्म को हानि होती है, तथा आभास लगान स्थिर लागत के बराबर होने पर फर्म को सामान्य लाभ की स्थिति प्राप्त होती है। तो जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं उनके अनुसार निर्जीव पूंजीगत वस्तुओं या मानव निर्मित वस्तुओं की भांति ही अल्पकाल में व्यक्ति या श्रम भी अपनी सीमित तथा बेलोचदार पूर्ति के कारण आभास लगान प्राप्त कर सकता है। तो आभास लगान के संबंध में आधुनिक अर्थशास्त्री इस बात पर भी जोर देते हैं कि पूंजीगत यंत्रों पर अल्पकाल में आभास लगान
दीर्घकाल में अवसर लागत या हस्तांतरण लागत ही होता है। तो दीर्घकाल में वस्तु की कीमत इतनी होनी चाहिए कि उत्पादक को परिवर्तनशील लागत के साथ साथ स्थिर लागत भी निकल जाए, अन्यथा हानि के कारण साधनों का हस्तांतरण अन्य उद्योगों में हो जाएगा। तो अल्पकाल में आभास लागत की बचत है तथा कीमत द्वारा निर्धारित होती है, पर दीर्घकाल में हस्तांतरण आय के रूप में लागत का अंग बनकर कीमत को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आभास लगान किस प्रकार से प्राप्त होता है और कैसे प्राप्त होता है। इसके पश्चात हम चलेंगे कि आर्थिक उन्नति के अंतर्गत लगान को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। किसी भी देश की आर्थिक प्रगति, जनसंख्या में परिवर्तन, सभ्यता के विकास का लगान पर प्रभाव पड़ता है। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं जनसंख्या। किसी भी देश की जनसंख्या में वृद्धि अगर होगी तो कृषि की उपज की मांग में वृद्धि को जन्म देगी। इसके कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए चाहे हम गहन खेती करें चाहे विस्तृत खेती करें, दोनों से सीमांत और अधिसीमांत का भेद जो है वो बढ़ता चला जाएगा और लगान में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त जनसंख्या में वृद्धि से शहरों का विकास तथा निवास स्थानों के लिए कृषि भूमि का प्रयोग गैर कृषि कार्यों के लिए बढ़ता जाता है, जिससे कृषि के लिए भूमि की पूर्ति कम होती है और लगान में वृद्धि होती है। इसके विपरीत जनसंख्या में जब कमी हो जाती है तो उससे कमी होने पर कृषि उपज की मांग घट जाती है। इससे कृषि सीमा का संकुचन हो जाता है और लगान में कमी आ जाती है। दूसरा है फिर कृषि क्षेत्र में सुधार या प्रगति होती है। तो इसका मतलब यह है कि कृषि कला में नई उत्पादन रीतियां, यंत्रीकरण, उन्नत कृषि एवं वैज्ञानिक अनुसंधान आदि का प्रयोग कर उत्पादन में वृद्धि करने से है। कृषि कला में प्रगति या विकास लगान को 3 तरह से प्रभावित कर सकता है। सबसे पहले तो सभी भूमियों को समान रूप से प्रभावित करने पर लगान में कमी होती है कि कम क्षेत्र या पूंजी श्रम की कम इकाइयों से ही अधिक उत्पादन संभव होने से सीमांत भूमियां अगर उत्पादन क्षेत्र से बाहर हो जाती है तथा अधिसीमांत भूमियां सीमांत बन जाती है तो लगान घटेगा। लेकिन अगर कृषि कला में प्रगति के बावजूद भी कृषि उत्पादन में इतनी वृद्धि नहीं हो कि सीमांत भूमि उत्पादन क्षेत्र में बनी रहे तो लगान यथावत ही बना रहेगा। दूसरा ये हो सकता है कि केवल श्रेष्ठ भूमियों में ही कृषि प्रगति हो तो सीमांत भूमि और अधिसीमांत भूमि की उपज में अंतर बढ़ जाएगा, इससे लगान में वृद्धि होगी। पर शर्त यह है कि केवल श्रेष्ठ भूमियों के उत्पादन में ही काम न चल सके। अगर श्रेष्ठ भूमियों से इतना उत्पादन होने लग जाएगा कि संपूर्ण मांग की पूर्ति हो जाए तो सीमांत भूमि के समापन से तथा श्रेष्ठ भूमि के सीमांत भूमि बनने के कारण लगान घट भी सकता है। तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि अगर कृषि में प्रगति केवल निम्न कोटि की भूमियों को ही प्रभावित करे तो जो सीमांत भूमियां होगी उनकी उत्पत्ति बढ़ने से अधिसीमांत और सीमांत भूमियों के उपज का जो अंतर है वो कम हो जाएगा और इससे लगान घट जाएगा। तीसरा लगान को प्रभावित करता है आधारभूत साधनों का विकास। आधारभूत साधन यानी परिवहन और यातायात के साधन, संचार के साधन आदि। जैसे यातायात के साधनों का विकास होने से कृषि उपज के बाजार का विस्तार होता है और यह विस्तार लगान को अलग अलग प्रकार से प्रभावित करता है। जैसे कृषि उपज के निर्यातक देश पर जो उसका प्रभाव होगा वो ये होगा कि उस देश के निर्यात बढ़ने के कारण अधिक उपज पैदा करने के लिए घटिया भूमि पर खेती होगी तथा गहन कृषि से सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम के क्रियाशील होने से सीमांत भूमि तथा सीमांत इकाई तथा अधिसीमांत भूमि व अधिसीमांत इकाइयों की उपज के बीच अंतर बढ़ जाएगा, इससे लगान में वृद्धि होगी। और जो आयातक देश है उसमें कृषि उपज का ज़्यादा से ज़्यादा आयात होने से उसमें कृषि सीमा का संकुचन लगान में कमी को जन्म देगा। परिवहन के साधनों के विकास से परिवहन व्यय घटेगा और अच्छी स्थिति वाली भूमियों व कम श्रेष्ठ भूमियों के बीच अंतर घटने से भी लगान घटेगा। फिर आर्थिक विकास। आर्थिक विकास जो है वो एक विस्तृत धारणा है जिसके अंतर्गत कृषि विकास, औद्योगिक विकास, परिवहन एवं संचार विकास, मानव साधनों का विकास एवं अन्य आर्थिक साधनों का विकास भी शामिल होता है। अगर विकास में कृषि उपज की मांग बढ़ती है अथवा कारखानों, सड़कों, स्कूलों, पार्कों, शहरों में अन्य गैर कृषि कार्यों के लिए भूमि की मांग बढ़ती है तो लगान में वृद्धि होती है। पर अगर विकास के कारण कृषि उपज की पूर्ति एवं कृत्रिम साधनों या उपज से प्रतिस्थापित की जाती है तो लगान घटता है। जैसे कृत्रिम रेशम है, टेरेलिन है, रबड़ है आदि के कारण कपास की मांग प्रभावित होती है। इसी प्रकार से कृत्रिम रासायनिक खाद्यान्नों से लगान कम हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लगान को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। इनके अलावा लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि का प्रभाव प्राय वही होता है जो आर्थिक विकास के कारण होता है। तो अच्छा व आर्थिक खाद्यान्न
स्वस्थ व खुले मकान, मनोरंजन के लिए क्लब, खेल मैदान आदि के रूप में भूमि की गैर कृषि कार्यों में जब मांग बढ़ती है, जिससे लगान में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि लगान, आवास लगान क्या है और लगान को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। चूंकि अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना की जो दूसरी वेव है, जो सेकंड वेव है या दूसरा जो चरण है, वो बहुत ही खतरनाक है और ये युवाओं को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। ये सीधा ही गले में नहीं उतर करके और सीधा फेफड़ों में चला जाता है और फेफड़ों को इन्फेक्शन करता है। इसलिए निवेदन है कि आप सभी लोग मास्क लगाएं, खुद भी बचें और औरों को भी बचाएं।